स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, देश के अंदर सबसे बड़े समीकरण बनने की और देश आगे बढ़ रहा है। बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच में जमकर चर्चा हुई है। दोस्तों 2 घंटे की बैठक में क्या कुछ निकला है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। क्या प्रशांत किशोर आएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर और क्या कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की ताजपोशी होने वाली है, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आई है दोस्तों पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़े घर की तरफ, जहां पर राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जोरदार तरीके का हंगामा किया। दोस्तों बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी की रैली के एक नारे को लेकर बीजेपी के लोग जमकर हंगामा करते हुए सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रियंका गांधी की ओर से दिया गया जवाब। इसी के साथ में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी नई डिटेल में जानकारी सामने आई है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी को आगे करने का और उनके नेतृत्व में ही होने चाहिए सारे चुनाव, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अचानक से एक खबर सामने आती है कि बिहार के चुनाव खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर दिल्ली के दौरे पर आए हैं और कई दिनों तक दिल्ली के यात्रा पर मौजूद है दोस्तों। ऐसे में प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात को लेकर जमकर चर्चाएं शुरू हो गई है। जो अटकलें चल रही है, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है, उसके अनुसार बीते सप्ताह दिल्ली में सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच में तकरीबन 2 घंटे बैठक हुई है और 2022 में पूरा प्रेजेंटेशन के साथ साथ पूरी रिपोर्ट लेकर राहुल गांधी से मिलने के लिए प्रशांत किशोर पहुंचे थे। तब भी कई घंटे तक बातचीत हुई थी दोस्तों, लेकिन बाद में बातचीत इसलिए टूट गई क्योंकि प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस पार्टी को कई सारी चीजें सुझाई गई थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ पर सहमति जताई और कुछ पर असहमति जताई, जिसके कारण पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई। फिर प्रशांत किशोर ने सोचा कि वो खुद का एक्सपेरिमेंट बिहार के अंदर करेंगे और खुद की पार्टी बनाएंगे, अपने तरीके से पार्टी को रन करेंगे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि पार्टी जो पहले से ही स्थापित है और जो नई पार्टी है उस बनाने में काफी ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए स्थापित पार्टी के साथ में उनका काम लोगों के बीच में दिखाई दे सकता है, लेकिन नई पार्टी बनाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा और इसीलिए बिहार चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए अब वो कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं कि मेरी विचारधारा सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के करीबी है तो वो कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ उनके जाने को लेकर चर्चाएं चल रही है दोस्तों। कई सारी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, इसी को लेकर बातचीत चल रही है। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की है। ऐसे में कई दिनों से दिल्ली में मौजूद है दोस्तों। दिसंबर महीने के अंदर चुनाव के रिजल्ट के बाद से वो लगातार ब्रेक पर है, यानी नवंबर 14 को रिजल्ट आया था, उसके बाद से दिसंबर पूरे महीने अभी वो नजर नहीं आए बिहार के अंदर, दिल्ली में ही मौजूद है और जनवरी से उनकी नई यात्रा शुरू होने वाली है जो वादा करके वो गए हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से लगातार आने वाले भविष्य को लेकर चर्चा की जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ प्रियंका गांधी से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आपने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है, तो उस पर उनका जवाब सामने आया दोस्तों। वो कहती है कि ये कोई न्यूज है क्या, यानी मीडिया वालों से ही सवाल पूछती हैं दोस्तों कि क्या ये न्यूज है क्या। प्रियंका गांधी इस बात से भड़की हुई है कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी बीजेपी के नेताओं ने, लोगों ने, और मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे कि आप क्या प्रशांत किशोर से मिली थी, क्या 2 घंटे आप लोगों की बातचीत हुई है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कोई न्यूज है क्या, यानी जो डिस्कशन होता है दोस्तों उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहती। और इसका पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है कि देश की जनता की बात होनी चाहिए, न्यूज का मतलब जनता से जुड़ी चीजें होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपस में क्या बातचीत कर रही है या कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बना रही है, ये कोई संसद के बाहर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है दोस्तों। संसद के बाहर तो इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों भाजपा सरकार के लोग मंत्री सदन में कार्रवाई नहीं चाहते हैं और हो हल्ला मचा रहे थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि सदन की कार्रवाई सरकार के लोग ही नहीं चलने देना चाहते हैं और आप लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, यानी जो सवाल असली है वो पूछिए। तो अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोला है प्रियंका गांधी ने, सदन के बाहर अगर खड़े हैं संसद के बाहर, तो सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि आखिर जेपी नड्डा क्यों हंगामा मचाने लगे कि कांग्रेस पार्टी की रैली में नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया और इसके नाम पर पूरे के पूरे सदन की कार्रवाई को स्थगित करवा दिया गया, यानी सत्ताधारी दल के लोग भी विपक्ष की तरह बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 10,000 रुपए वापस करो। बिहार के अंदर अब एक नई मुहिम चालू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए थे। अब सरकार ने पत्र जारी करके 10,000 रुपए की राशि को वापस करने के लिए बोला है। इस पत्र में 10,000 रुपए वापस करने के लिए बोला गया है। पुरुषों में हड़कंप है दोस्तों। सरकार कह रही है कि पुरुषों के अकाउंट में भी पैसे चले गए थे, यानी पुरुषों को भी योजना का लाभ मिल गया। चुनाव के दौरान इस पैसे को देने पर कई राजनीतिक पार्टियों ने सवाल खड़ा किया था। चुनाव के दौरान इस पैसे को अकाउंट में भेजने को लेकर दोस्तों, अगर मान लीजिए कि महिलाओं को लेकर ही ये एक योजना आई थी, तो फिर पुरुषों के अकाउंट में पैसा क्यों भेजा गया। केवल इसी मानसिकता से भेजा गया होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, यानी सरकार लीगल पैसे का इस्तेमाल करके, जनता के पैसे का इस्तेमाल करके वोट खरीद रही थी दोस्तों। चुनाव आयोग को इस पर कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा था। अगर एक भी गलत किसी व्यक्ति को पैसा भेज दिया गया तो तुरंत योजना को रोक लगा देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव के दौरान भी, यानी लोग वोट करने के लिए जा रहे थे उससे पहले भी उनके अकाउंट में पैसा आता जा रहा था। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव में खुलेआम वोट की खरीदी की गई और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुरुषों के अकाउंट में भी पैसा भेजकर चुनाव आयोग के आंखों में धूल झोंक कर, यूं कहिए कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी और पैसा जमकर सबके अकाउंट में पहुंच रहा था। महिलाओं के अकाउंट में, पुरुषों के अकाउंट में
में पहुंच रहा था और पुरुषों के अकाउंट में जाने का कोई तर्क भी नहीं था। इसके बावजूद पैसा उनके अकाउंट में पहुंचा। दोस्तों ये साफ तौर पर वोट खरीदने से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन चुनाव आयोग के चुप रहने और ठंडे पड़े जाने को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में सवाल और ज्यादा गहराता जा रहा है, जिस तरीके से बिहार के चुनाव हुए, जिस तरीके से बिहार में लोगों के अकाउंट में पैसे भेज दिए गए सरकार के द्वारा और उस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग के द्वारा नहीं हुई और बीच चुनाव में लोगों के अकाउंट में पैसे आते रहे, ये काफी गंभीर मामला है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अब जो ये पत्र जारी करके 10,000 रुपए वसूली की बात चल रही है, ये और ज्यादा लोगों को दिक्कत में डालने वाली है। दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोरदार तरीके का बवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों हुआ ये कि जेपी नड्डा के सामने बीजेपी के लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि कांग्रेस पार्टी जवाब दो, जवाब दो। दरअसल कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान एक नारा काफी ज्यादा गूंजा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी टाइप का ये नारा था दोस्तों, जो रैली के बाहर नारे लगाए जा रहे थे। और एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी की रैली में शामिल होने के लिए आई। हालांकि कांग्रेस पार्टी की रैली में लाखों लोग आए थे, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने विवादित नारा लगा दिया तो भाजपा वालों ने पूरे सदन की कार्रवाई को इस बात पर ठप कर दिया दोस्तों, और कहीं ना कहीं जनता को ही नुकसान पहुंचवा दिया। दरअसल हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की ओर से माफी की मांग को लेकर सदन के अंदर बार बार इस मुद्दे को उठाया गया। कांग्रेस की रैली में नारे लगाने का आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा बिफर पड़े और कहने लगे कि बहुत दुख के साथ ये उद्वेलित मन के साथ इस घटना पर प्रकाश डाल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान नारे लगाए गए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, के इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि पहले नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी का अपमान करने पर एक बार माफी मांगकर दिखाना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि महिला नेत्री है सोनिया गांधी, जिन्हें लेकर नरेंद्र मोदी ने ना जाने कितने सारे अपशब्द बोले हैं, लेकिन आज तक माफी नहीं मांगी है, और नरेंद्र मोदी को पहले सोनिया गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए। और भाजपा वालों ने सदन की कार्रवाई नहीं होने दी दोस्तों, जबकि सरकार का काम होता है कि सदन की कार्रवाई करवाने के लिए हर तरीके के उपाय अपनाए जाए, लेकिन बीजेपी के लोग ही सदन की कार्रवाई को स्थापित नहीं होने दे रहे हैं, स्थगित करवा दे रहे हैं। इस पर प्रियंका गांधी की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि रैली के दौरान कई सारे लोग आए थे, जिसमें एक वीडियो में दावा किया गया कि एक महिला ने यह नारा लगाया है। हम जानते भी नहीं है कि वो महिला कौन है, क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है या कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है। हम लोग तो ऐसे किसी भी नारे का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सरकार के लोग जानबूझकर इस मुद्दे को आगे करके असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में सोमवार को सदन के नेता जेपी नड्डा के द्वारा दिए गए बयान पर भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस नारे से कोई लेना देना नहीं है और जिसने नारा लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी नारे का समर्थन नहीं करती है, लेकिन सदन की कार्रवाई को भाजपा वालों को चलने देना चाहिए, यानी उल्टा ही हो रहा है। विपक्ष के लोग सदन की कार्रवाई चलाने की मांग कर रहे हैं और सत्ताधारी दल के लोग, जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सदन को चलवाए, वे लोग कहीं ना कहीं सदन को ठप करने के लिए सारे तरीके के उपाय अपना रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर भी। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि नीतीश सरकार के मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। जैसे ही खबर आई तो उसके बाद नितिन नवीन को दिल्ली बुलाया गया। बिहार से पटना से दिल्ली पहुंचे, जहां पर उनका दिल्ली कार्यालय में स्वागत किया गया। बीजेपी मुख्यालय गए नए कार्यकारी अध्यक्ष का निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है दोस्तों। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या नितिन नवीन सही से काम कर पाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जानबूझकर बनाया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, ताकि वो व्यक्ति उनके कंट्रोल में रहे और मोदी और शाह अपने हिसाब से काम करवा सके। ऐसा कई बार देखा गया है दोस्तों, मोदी और शाह उन्हीं लोगों को आगे करते हैं जो उनके कंट्रोल में रहे, और जो लोग अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनाने का काम करते हैं उसको हमेशा पीछे खींचा जाता है बीजेपी के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि पर्ची के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और अब पर्ची के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो अब देखते हैं नितिन नवीन किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों। वैसे सबको उम्मीद यही है कि मोदी और शाह के सारे पर ही काम करेंगे और खुद की उनकी अपनी आइडेंटिटी तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि अचानक से बीजेपी ने इतना बड़ा पोस्ट दिया है, मोदी और शाह के कहने पर ही दिया गया होगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने लोगों तक, ये जरूरी है, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे किस तरीके से प्रियंका गांधी का नेतृत्व लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होते हुए नजर आएंगे। आप भी अगर मानते हैं कि प्रियंका गांधी ही कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी के दौर में लेकर जा सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी अपने नए स्वरूप में उभर सकती है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।